वंदे मातरम गीत बुत परस्ती नहीं है, ये भारत माता की मान वंदना है, अभिवंदना है, और हम हिंदू हैं, हम इसको गा करके रहेंगे। शिक्षा में अगर राष्ट्रीयता का प्रवेश नहीं होगा तो देशभक्ति का भाव नहीं जगेगा और देश को स्वतंत्र कराने में हम समर्थ नहीं हो पाएंगे। जीवन भर जो व्यक्ति लाखों रुपए का संग्रह करके पार्टी के कार्यों में, देश के कार्यों में लगाता रहा, स्वयं तपस्वी की भांति अपने जीवन को चलाता रहा। उन्होंने कभी पद नहीं मांगा, उन्होंने कभी सम्मान नहीं मांगा, उन्होंने अपनी प्रसिद्धि के लिए कोई काम नहीं किया। उसने कहा एक छोटा सा 19 साल का लड़का रेल की पटरियां उखाड़ करके और अंग्रेज शासन को चुनौती दे रहा है। 1943 को सक्खर की जेल में उसको फांसी पर लटका दिया। पूरे देश भर के अंदर हेमू कालानी का नाम स्वर्ण अक्षरों के अंदर लिखा गया। भगत सिंह की मां विद्यावती देवी, उसने भी सुना, वो भी सक्खर गई। हेमू की मां जेठीबाई उसको सांत्वना दी। 2 शहीदों की मां, एक 19 वर्ष का युवक जो अपने हृदय की धधकती हुई अग्नि को लेकर के कैसे भारत माता के लिए अपने आप को निछावर कर देता है। भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर प्रारंभ हुए अमृत महोत्सव पर समुत्कर्ष समिति द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला यह गाथा है बलिदानों की में हमें आज माननीय ओम प्रकाश जी भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। आदरणीय ओम जी भाई साहब हम सभी के सुपरिचित हैं। पूर्व में समुत्कर्ष समिति द्वारा आहूत विभिन्न व्याख्यान मालाओं में और अन्य अवसरों पर हम सभी को आपका संस्कृति परक जीवन मूल्य संवर्धक पाथेय प्राप्त होता रहा है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगा कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। मान्यवर ओम जी भाई साहब। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला ये गाथा है बलिदानों की। मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। 4 जुलाई 2021 को अपनी ये व्याख्यान श्रृंखला शुरू हुई थी। अब ये उतार पर है। आज 50वां एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। आगे 2 एपिसोड और होंगे। एक एपिसोड होगा महानायक सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर, और दूसरा होगा हमारा ये जो अखंड भारत है इसका विभाजन होकर के इस देश को जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसके संदर्भ में आपको जानकारी प्राप्त होगी। 3 जुलाई को 52वां एपिसोड अपना पूरा हो जाएगा। 10 जुलाई को ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में मनाया गया। समुत्कर्ष समिति ने भी ये निर्णय किया कि ऑनलाइन हम अपने देश के अनछुए, जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, ऐसे पहलुओं को आपके समक्ष लाने का प्रयास किया जाएगा। वो समुत्कर्ष समिति ने बड़ी तत्परता से, कर्तव्य परायणता से
अपने उस कार्य को पूरा किया। अब ये आप लोगों के समक्ष जो प्रस्तुत किया गया वो कितना उपयुक्त या अनुपयुक्त था, यह निर्णय आप लोगों के ही पास है। 10 जुलाई को इस अमृत महोत्सव का एक प्रकट समारोह यानी इसका समापन समारोह किया जाए, ऐसा भी समुद्रकर समिति के कार्यकर्ताओं ने बैठ करके निर्णय किया है। तो उदयपुर में अटल सभागार सेक्टर 4 दिन में 3:30 बजे चैरिटी व्याख्यानमाला। याद रखिए, ये भी एक समुद्रकर समिति की विशेषताओं में से एक है कि अपना पैसा दे करके, टिकट दे करके लोग व्याख्यान सुनने के लिए एकत्रित होते हैं। उसके टिकट छप चुके हैं, प्रयत्न चल रहा है। 10 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे अटल सभागार सेक्टर 4 में उदयपुर में यह प्रकट कार्यक्रम होना प्रायोजित है। आप सब लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं, पधारिए और इस प्रकट समारोह का आनंद लीजिए। एक दूसरा छोटा सा बिंदु, आज 19 तारीख है, 19 जून, कल 18 जून था। 18 जून के बारे में हम सब लोग जानते हैं। महाराणा प्रताप का अकबर के साथ में हल्दी घाटी में जो युद्ध हुआ था वो 18 जून के दिन हुआ था। 18 जून के दिन अकबर, जिसने संपूर्ण देश पर अपना शासन प्रस्थापित कर लिया था, राजपूताना ये भी पूर्ण रूपेण अकबर के चरणों में, कदमों में गिर पड़ा था। सर्वशक्ति संपन्न, आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से युक्त उनकी सेना, तो गोले, बारूद, बंदूकें, इन सब के द्वारा और बड़ी सशक्त सेनाओं के द्वारा उसने पूरे देश में अपना शासन प्रस्थापित कर दिया। वो अकबर 4-5 तहसीलों के महाराणा प्रताप सिंह, उनको अपने अधीन करने के लिए, झुकाने के लिए संधि वार्ता कर रहा है। 4 लोगों को उसने भेजा, असफल हो गया। तब उसने मानसिंह और असफ खां के नेतृत्व में हल्दी घाटी युद्ध वो छेड़ा। आज ही के दिन केवल प्रारंभ हुआ 5 घंटे युद्ध से। हल्दी घाटी युद्ध हल्दी घाटी में हुआ, इसलिए वो केवल 5 घंटे का था। राणा की रणनीति थी कि अकबर की सेना में दहशत, डर फैला दिया जाए और वो पीछे अपने डेरे पर लौट जाए। महाराणा प्रताप सफल हुए। हल्दी घाटी के दर्रे में से निकल करके प्रताप की सेना ने अकबर की सेना के ऊपर आक्रमण किया। 7-8 किलोमीटर तक वो सेना भागती गई, डर गई वो सेना। एक बार की तो उनके सारे सेना नायकों को लगा हम हार गए, पराजित हो गए। फिर मेहतर खां ने ढोल बजा करके उन्हें आगे लाया। रक्त तलाई जो आज कहलाती है, वहां प्रमुख युद्ध हुआ। वहां महाराणा प्रताप ने रणनीति के तहत अपने 4 हाथियों को आगे किया। राम प्रसाद नामक इनका जो हाथी था, अकबर के 14 हाथियों को मार चुका था। इसके महावत को मार करके इसको चलते युद्ध में से निकाल करके ले गए। महाराणा प्रताप ने आगे बढ़ करके बहलोल खां तलवार के एक ही वार से शिरस्त्राण, जिरह बख्तर समेत, घोड़े समेत 2 फाड़ कर दिया। डर गए मुगल सैनिक ये करतब देख करके। मानसिंह के हाथी पर चेतक ने अपनी टापें चढ़ाई, भाला फेंका, कटार फेंकी। मानसिंह औदे में छुप गया, उनका महावत मर गया। बिना महावत के हाथी चिंगाड़ भागा राणा भय से, युद्ध छोड़ करके भाग गया। जिस सेना का सेनापति युद्ध छोड़ करके भाग जाए, उस सेना की कैसी दुर्दशा हुई होगी, वो कैसी पराजय को अनुभव कर रही होगी, ये आप समझ सकते हैं। फिर अतिरिक्त सेना
वो जब आई तो झालामान ने राणा प्रताप से कहा कि अपनी रणनीति सफल रही, अब फिर से पहाड़ों में मोर्चाबंदी करने का समय आ गया है, अपनी सेना के दोनों हिस्सों को इकट्ठा कीजिए और पीछे की तरफ जाइए। राणा प्रताप ने कहा मैं इस मुगल सैनिकों को रोकता हूं, आप जाइए। तब झालामान हाथ जोड़ के कहते हैं कि मैं अगर बलिदित हो जाऊंगा तो मेरे जैसे सैकड़ों मान आप तैयार कर सकते हैं, पर प्रताप चला जाएगा तो स्वतंत्रता का युद्ध समाप्त हो जाएगा। स्वतंत्रता के युद्ध की अग्नि को जलाए रखने के लिए, मुगलों के दांत खट्टे करने के लिए आपका रहना आवश्यक है, इसलिए आप जाइए। प्रताप ने अपने अनन्य सहयोगी की बात मानकर अनुशासन का अप्रतिम उदाहरण रचा और अपनी सेना के दोनों हिस्सों को इकट्ठा करके पहाड़ों में मोर्चाबंदी कर दी। इधर मुगल सेना वापस अपने डेरे में लौट गई। दिन में 3 बज रही है, सिर के ऊपर सूरज, ज्येष्ठ का महीना है, गर्मी भयंकर प्रचंड है, एक भी सैनिक आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। 2 दिन के बाद में जब सैनिकों को मालूम पड़ा कि प्रताप ने गोगुंदा खाली करके कोलियारी के जंगलों में प्रस्थान कर दिया है, तब इन्होंने प्रस्थान किया। गोगुंदा गए, खाई खुदवाई, चारों तरफ बड़ी बड़ी बाड़े बनवाई। प्रताप ने उनकी रसद सामग्री रोक दी, भूखे मरने की नौबत आ गई, घोड़े काट करके खाने लगे, कच्चे आम खाने लगे, दस्तें लग गई। सेना ने विद्रोह किया। सेना आसफ खां और मानसिंह के अनुशासन से बाहर होकर के अजमेर की तरफ जहां अकबर था लौट गई। यहां ध्यान से सुनिए, अजमेर पहुंचने के बाद मानसिंह और आसफ खां की ड्यूटी बंद कर दी। 6 महीने महिलाओं में प्रवेश बंद। ये पुरस्कार है या पनिशमेंट? ये पनिशमेंट है। किस बात की सजा है? असफल होकर के आए, हार करके आए, सब कुछ गंवा करके आए, इज्जत भी गंवा दी गई। राणा प्रताप इस हल्दीघाटी युद्ध के बाद पूरे भारत का महानायक बन गया। अकबर की इस युद्ध ने बहुत किरकिरी कराई। अकबर इतना खिसियाया कि स्वयं 10-12 दिन बाद मेवाड़ के पर महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए स्वयं आया। अगर जीत जाते तो थोड़े आते, हारे इसलिए तो आया। एक नहीं, अकबर के बाद में भी 5-5 आक्रमण और हुए हैं। 7-8 लगातार 8 वर्षों तक आक्रमण हुए हैं। प्रताप ने संघर्ष किया और अंत में दिवेर युद्ध के बाद में तो पूरे मेवाड़ को पुनः स्वतंत्र करा लिया। हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी, यह उसका सबसे बड़ा प्रमाण। आज हल्दीघाटी के उन महान वीरों को और महाराणा प्रताप को स्मरण कर हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि प्रदान करें, यही मेरा निवेदन है। आज एक बिंदु और, अपने देश में एक युवक, एक लड़का जिसने अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और उस आंदोलन के द्वारा उसने जो नाम कमाया वो भारतवर्ष में बेमिसाल है। उस वीर पुरुष का नाम है हेमू कालानी। हेमू कालानी के जन्म को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये हेमू कालानी का भी जन्म शताब्दी वर्ष है। हेमू कालानी का जन्म 1923 में हुआ था। सिंध जो पाकिस्तान में है आजकल, उसका सखर नामक इलाका, सखर, वहां इनका जन्म हुआ। इनके पिता चिकित्सक थे, उनका नाम था पेशुमल, मां जेठीबाई। उनकी कोख से इस बालक का जन्म हुआ। पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद 1941 में उन्होंने मैट्रिक किया। गांधी जी का जब यह आग्रह चला था करो या मरो, उसके कारण से भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश भर के अंदर पूर्ण यौवन और परवान पर पहुंच गया था। इनके चाचा थे डॉक्टर मंगाराम कालानी, तो वो स्वतंत्रता सेनानी थे। गांधी जी के साथ मिलकर के उन्होंने अनेक आंदोलन चलाए थे। वो वहां कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व भी करते थे। उनके कारण से इसको प्रेरणा मिली। इन्होंने एक स्वराज सेना बनाई
अपने मित्रों को साथ लिया और वंदे मातरम, सभाएं, जुलूस, प्रभात फेरियां, लोक जागरण का कार्य होने लगा। पुलिस की निगाह में हेमू कालानी खटकने लगा। वो मौका देख रहे थे कैसे किया जाए। इतने में एक विशेष घटना घटी। हेमू कालानी को और उनके मित्रों को एक समाचार मिला कि दिल्ली से अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर के एक रेलगाड़ी सिंध की राजधानी हैदराबाद वहां आ रही है। वो अंग्रेजों के लिए अस्त्र शस्त्र है जिससे कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर वो दमन कर सके। इनको योजना बनानी पड़ी। शक्कर होकर के वो रेल जाएगी तो हम यहां रेल की पटरियां अगर उखाड़ लेते हैं तो वो ट्रेन यहां विस्फोटक सामग्री के साथ खत्म हो जाए। योजना बनी। हेमू और उसके साथी रेलवे स्टेशन के आसपास पहुंच गए। नट बोल्ट खोले गए, फिश प्लेटें खोली गई, पटरियां उखाड़ी गई। पुलिस की नजर थी, निगाह थी, इसलिए पुलिस वहां पहुंच गई और इन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया। घोर यातनाएं दी गई। यहां देखिए 19 साल का लड़का, इसने समझदारी दिखाते हुए सारे आरोप अपने ऊपर ले लिए। सारे आरोप, मैं हूं दोषी, मेरे सारे मित्रों को छोड़ दिया जाए। वहां सक्कर के न्यायाधीश ने इनको देशद्रोही मानते हुए इसको आजीवन कारावास की सजा दी गई। आजीवन कारावास की सजा देने के बाद उस सजा के अप्रूवल के लिए हैदराबाद का मार्शल लॉ कोर्ट, जिसका हेड था रिचर्डसन, उसके पास भेजा। रिचर्डसन के पास में जब ये अनुमोदन के लिए निर्णय गया, उसने उसको देखा। देखने के बाद उसका दिमाग सनक गया। उसने कहा, एक छोटा सा 19 साल का लड़का रेल की पटरियां उखाड़ करके और अंग्रेज शासन को चुनौती दे रहा है, उसकी ये मजाल। उसने आजीवन कारावास को रद्द करके उसको मृत्युदंड, फांसी की सजा दी। लोगों ने बहुत इधर उधर उनको समझाया, वो नहीं माना। 21 जनवरी के दिन 1943 को सक्कर की जेल में उसको फांसी पर लटका दिया। 26 जनवरी को लाहौर में नेहरू जी आए थे। नेहरू जी ने हेमू कालानी की बड़ी प्रशंसा की कि एक लड़का अपने चंद साथियों के साथ में अंग्रेज शासन को इस देश से बाहर भेजने के लिए, जड़ मूल से उखाड़ने के लिए इतना प्रयत्न करता है, और उस व्यक्ति के ऊपर जो आरोप लगाए गए, जबरदस्ती उसको मृत्युदंड की सजा दी गई, ये गलत है। पूरे देश भर के अंदर हेमू कालानी का नाम स्वर्ण अक्षरों के अंदर लिखा गया। जगह जगह पर श्रद्धांजलि सभाएं करके हेमू को पुष्पांजलियां अर्पित की गई। भगत सिंह की मां विद्यावती देवी, उसने भी सुना, वो भी सक्खर गई। हेमू की मां जेठीबाई, उसको सांत्वना दी। 2 शहीदों की मां। हेमू के भी अपने जीवन में भगत सिंह आदर्श के रूप में थे। भगत सिंह तो वैसे भी संपूर्ण देश के युवकों के सामने अपना आदर्श प्रस्तुत कर ही चुके थे। उनसे प्रेरणा लेकर के अनेकानेक लोगों ने भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपने जीवन को क्षण मात्र से आहुति दी। हेमू कालानी का ये जन्म शताब्दी वर्ष है। बड़े धूमधाम से स्कूलों में, कॉलेजों में, विविध समाजों के अंदर उनके छोटे बड़े कार्यक्रम रख करके और हेमू कालानी के जीवन के बारे में एक 19 वर्ष का युवक जो अपने हृदय की धधकती हुई अग्नि को लेकर के कैसे भारत माता के लिए अपने आप को निछावर कर देता है, यह एक उदाहरण लोगों के सामने रखा जाना चाहिए। इसीलिए मैंने आज प्रारंभ में हेमू कालानी के संदर्भ में आप लोगों को जानकारी दी है।
आज का जो मुख्य एपिसोड है वो अपने देश भर के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन तो जो हुआ उसके बारे में विस्तार से हम सब लोगों ने जाना, और क्रांतिकारी आंदोलन जैसे ही एक बड़े महानायक सुभाष चंद्र बोस, जिसको हम अगले एपिसोड में अच्छी तरह से जान पाएंगे। किंतु इस बीच पूरे देश भर में नानाविध राजनेताओं ने गांधी जी के नेतृत्व में, तिलक जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चलाया आजादी का, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का, परतंत्रता समाप्त करके स्वतंत्रता प्राप्त करने का, उनमें अनेकानेक नाम है। हर एक का नामों का उल्लेख करना यहां इतना अधिक सरल नहीं होगा, बहुत नाम है। उन सब नामों पर अगर हम विचार करेंगे तो वो नाम बहुत बड़ी संख्या के अंदर हो जाएंगे। फिर भी कुछ चुनिंदा नाम जो देश की आजादी में जिन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, उन नामों को मैं आपके सामने पढ़ करके सुनाता हूं। गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के नेता थे, महाराष्ट्र के थे। उन्हीं के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ और वो गांधी जी के भी गुरु कहलाते हैं। उसी समय लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल ने भी पूरे देश भर के अंदर काम किया। उसी कालखंड में अरविंद घोष, चित्तरंजन दास, इन लोगों ने भी उस समय खड़े होकर के बहुत बड़ा काम किया। उस कालखंड में उड़ीसा में गोपबंधु दास, केरल में मन्नन, इनकी मृत्यु जब हुई तो पूरा केरल का कारोबार बंद हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, लोगों को जागृत करके स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ने के लिए केरल में मनंतु पद्मनाभन, इनका बहुत बड़ा नाम है। वलनोल, ये भी केरल के ही थे। इन्होंने भी गांधी जी के साथ मिलकर के हर आंदोलन में साथ देकर के जेल की सजाएं काटी। राजगोपालाचारी, ये तो आजादी के बाद में वल्लभ भाई पटेल, नेहरू और राजगोपालाचारी, इन तीनों के नेतृत्व में ही देश आगे की ओर बढ़ने लगा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सीमांत गांधी, दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने इंग्लैंड में रह करके भी अंग्रेजों की नाक में दम किया, कांग्रेस के 7वें अध्यक्ष रहे, आगे भी कई जगहों पर उन्होंने अध्यक्षता की। पट्टाभी सीतारामैया, मोतीलाल जी नेहरू, प्रारंभ के जो राजनेता थे उन सब राजनेताओं में मोतीलाल जी नेहरू ने प्रयाग में रह करके आजादी के आंदोलन के लिए बहुत बड़ा काम किया। और उन्हीं के लड़के जवाहरलाल नेहरू को तो हम सब जानते हैं, बचपन से ही निडर, निर्भीक और किसी भी आजादी के आंदोलन में पीछे नहीं रहने वाला, उच्चतम शिक्षा से विभूषित, गांधी जी का परम भक्त। इसी कारण से गांधी जी ने उन्हें हर मोर्चे पर आगे रखते हुए लाहौर में उनसे अध्यक्षता करवाई। संपूर्ण स्वराज्य ये हमारी मांग है। अनेक बार जेल में गए, उनकी कथा पढ़ते हैं तो वो बताते हैं जेल में बिच्छू छोड़े गए, यातनाएं दी गई, तरह तरह की चीजें की गई, उससे भी वो घबराए नहीं। उनका आजादी का बचाओ आंदोलन में भाग लेकर के सारा समय जेल में ही बीता है और बाद में 17 वर्ष तक अपने देश के प्रधानमंत्री रह करके देश की औद्योगिक क्रांति में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। काका कालेलकर, ये तो गांधीवादी थे, महाराष्ट्र के ही थे। गोविंद वल्लभ पंत, गांधी जी स्वयं, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने गीतांजलि लिखी, नोबेल प्राइज प्राप्त किया और शांति निकेतन करके एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय चलाया कलाओं के माध्यम से। वंदे मातरम की स्वर रचना भी उन्होंने की। पहला 1896 में स्वर रचना करके वंदे मातरम गीत कांग्रेस के अधिवेशनों में गाने की परंपरा भी इन्होंने ही शुरू की। जुल्फिकार अली भुट्टो,
जो पाकिस्तान बनवाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, ये प्रारंभ में राष्ट्रवादी थे, लोकमान्य तिलक के भक्त थे, पर गांधी जी की तुष्टीकरण की नीति के कारण ये कट्टरवादी बन गए और उत्तरोत्तर इनका कट्टरवाद मुस्लिम लीग में परिवर्तित होकर के उसकी वो डिमांड कि हम मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान बनना चाहिए, उसके लिए उन्होंने प्रयत्न किया और ये पाकिस्तान बनाने में और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनने में इनका नाम रहा है। सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु के बहुत बड़े कवि हुए, राष्ट्रवादी कवि हुए, लोग जागरण करने के लिए उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। उस समय में भारत भंडार करके एक स्वदेशी वस्त्रों के लिए, स्वदेशी सामग्री के लिए लोगों को चीजें मिल जाए कर जाए, उसके लिए उन्होंने भंडार तक भी खोला। उनकी कविताएं ऐसी होती थी, सभाओं में जब उसका पाठ करते थे तो जन जागृति हो जाती। अंग्रेजों की उनके ऊपर नजर थी, वो उनको येन केन प्रकार गिरफ्तार करना चाहते थे। बचपन में ही लोगों ने मजाक मजाक में ये कविता ठीक ढंग से नहीं कर पाते थे तो भारती इनका नाम कर दिया, इसलिए ये सुब्रमण्यम भारती हो गए। और बाद में इन्होंने तमिलनाडु के अंदर लोग जागरण करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ में बहुत बड़ा काम किया। विष्णु दिगंबर पुलस्कर, ये विष्णु दिगंबर पुलस्कर काकीनाडा का जो अधिवेशन हुआ था उसमें वंदे मातरम गा रहे थे, तो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे मौलाना मोहम्मद अली। वो उठ करके आए और उन्होंने कहा ये बुत परस्ती है, बंद करो ये। तो इन्होंने गर्ज करके कहा वंदे मातरम गीत बुत परस्ती नहीं है, ये भारत माता की मान वंदना है, अभिवंदना है, और हम हिंदू हैं, हम इसको गा करके रहेंगे। तुम्हें अगर अच्छा नहीं लगता है तो तुम सभा छोड़ के चले जाओ। वो सभा छोड़ के चला गया। इन्होंने उस सभा के अंदर बड़े जोशीले भाव से वंदे मातरम गीत को गाया। उसकी स्वरचना भी इनकी खुद की दी हुई थी, उस स्वरचना में इन्होंने गाया। बचपन इनकी एक आंख चली गई थी। संगीत के क्षेत्र में 12-12 घंटे तक अभ्यास करके इन्होंने 250 से ज्यादा संगीत विद्यालय पूरे देश भर में चालू किए। माने किसी व्यक्ति का पुरुषार्थ कितना प्रबल हो सकता है, किंतु संगीत के क्षेत्र में नहीं, देशभक्ति के क्षेत्र में लोगों के मन में स्वदेश भक्ति की भावना जगाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मदन मोहन मालवीय, हमने नाम सुना ही है। वाराणसी, वहां का प्रयागराज, वहां का वाराणसी का काशी हिंदू विश्वविद्यालय आप ही ने खोला। शिक्षा के क्षेत्र में, महिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। ये जो दरभंगा है, दरभंगा के अंदर मद भागवत की कथा करने के लिए गए और वहां के महाराजा इतने प्रसन्न हुए कि उनको 25 लाख रुपए दे दिए और उनके प्रयत्नों से पूरे देश भर के अंदर संग्रह हुआ। 1,65,00,000 रुपए उस समय में मिले। 1915 में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और वह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा देने के लिए भारतवर्ष के अंदर एक बहुत अप्रतिम उदाहरण बना। उनका मानना था शिक्षा में अगर राष्ट्रीयता का प्रवेश नहीं होगा तो देशभक्ति का भाव नहीं जगेगा और देश को स्वतंत्र कराने में हम समर्थ नहीं हो पाएंगे। महिला शिक्षा, महिला उत्थान, समाज उद्धार, हरिजनों उद्धार, अछूतो उद्धार, इन सब क्षेत्रों के अंदर भी मदन मोहन मालवीय जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज़ादी के बाद हार्ट अटैक से उनका स्वर्गवास हो गया था और एक जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण नाम जिसका लिया जाना बहुत ही अधिक आवश्यक है, वो नाम है वल्लभ भाई पटेल। मित्रों, हमारे देश के अंदर ये जो वल्लभ भाई पटेल हुए हैं, इनके बारे में मैंने कहा कि तीनों की जो तिकड़ी थी, राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, उन तीनों की तिकड़ी में राजगोपालाचारी वल्लभ भाई पटेल के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए यदि कोई व्यक्ति एकदम उपयुक्त और लायक था, वो था वल्लभ भाई पटेल। नेहरू जी विदेश मंत्रालय के लिए एकदम फिट फॉर थे। ये राजगोपालाचारी जी का कथन है। क्यों नहीं हुआ? 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद का जब चुनाव होने वाला था तो सभी लोग पटेल को
अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तब गांधी जी ने पटेल को मना किया, तुम अध्यक्ष पद पर मत खड़े, नेहरू को खड़ा हो, क्योंकि गांधी जी जानते थे 1946 में जो अध्यक्ष रहेगा वही 47 में देश की आजादी के बाद में देश का नेतृत्व करेगा और प्रधानमंत्री बनेगा। जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने में केवल एकमात्र गांधी जी का योगदान था। करमसद नडियाद जिले में गांव है। 31 अक्टूबर 1875 में वल्लभ भाई पटेल का वहां जन्म हुआ। बैरिस्ट्री तक की शिक्षा प्राप्त की। अहमदाबाद के म्युनिसिपल काउंसिल के अध्यक्ष रहे लंबे समय तक। बारदौली का खेड़ा के बाद गांधी जी ने जो खेड़ा आंदोलन किया उसमें भी ये थे, पर बारदौली का जो आंदोलन हुआ अकाल के बाद में, जो जोर जबरदस्ती अंग्रेज सरकार टैक्स वसूल करना चाहती थी, उसके खिलाफ आंदोलन किया। लाखों लोग इनके साथ में जुड़ गए और इनकी मांगे वायसराय को, गवर्नर को माननी पड़ी। इस विजय के कारण से 1927 में गांधी जी ने इन्हें सरदार, नेतृत्वकर्ता की उपाधि प्रदान की। उस समय से ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए। गांधी जी के सभी आंदोलनों में ये जेल गए। गांधी जी के साथ लग करके गांधी जी की बहुत सेवा की है। गांधी जी के सभी विचारों के ये पूर्ण रूपेण सहयोगी नहीं थे। जहां असहमति थे वहां असहमति जताते थे। पटेल का दबंग नेतृत्व 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन से पहले पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करके अस्वस्थ होते हुए भी जबरदस्त जन जागृति लाया और उन्हीं के आग्रह पर गांधी जी ने करो और मरो 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। देश आजाद हो गया। देश की 565 रियासतों को एक करके देश को एक संविधान के अंतर्गत लाने का यह महती कार्य, यह असंभव दुष्कर कार्य वल्लभ भाई पटेल ने किया। जूनागढ़, हैदराबाद का निजाम और कश्मीर, इन 3 रियासतों ने विद्रोह किया। तब सैन्य बल का उपयोग करके जूनागढ़ के नवाब को वहां से भागने के लिए, पाकिस्तान भागने के लिए विवश होना पड़ा। हैदराबाद ने हाथ जोड़ करके सरेंडर किया और जम्मू कश्मीर में हरि सिंह जी को परम पूजनीय श्री गुरु जी से कहलवा करके, उनसे मनवा करके, किंतु फिर भी पीओके आज भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन करके खड़ा है। इन तीनों को भारत के अंदर विलय करवाया। नेहरू जी नहीं चाहते थे तो भी। नेहरू जी के और इनके बीच में बहुत मतभेद थे। इन्होंने गांधी जी से जाकर के कह दिया था मैं त्यागपत्र देना चाहता हूं। गांधी जी ने कहा नहीं, देश के हित में तुम बने रहो। IAS, ICS की तर्ज पर पुनर्गठन किया गया। इनकी मृत्यु के बाद 1500 IPS अधिकारियों ने आकर के हम देश की सुरक्षा का वचन देते हैं। वचन ये अपने आप में बहुत अनूठा कदम है। सोमनाथ का उद्धार होना चाहिए। वहां से मुस्लिम बस्ती को हटा करके सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण किया और बाद में राष्ट्रपति जी से उन्होंने आग्रह किया था, तो 52 में राजेंद्र प्रसाद जाकर के वहां उसका उद्घाटन, लोकार्पण, भारतवर्ष के लिए समर्पण करके आए। 15 दिसंबर 1950 को स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब होने के कारण दिल्ली में स्वर्गवास हुआ। दिल्ली से शव उनके बंबई लाया गया, परंतु सब लोगों की इच्छा थी कि गांव में ही दाह संस्कार होना चाहिए, वहां हुआ। 10 लाख लोग उनके शव यात्रा में शामिल हुए। पूरा देश गमगीन हो। इन्होंने अपनी बेटी मणि बहन को 35 लाख रुपए देकर के कहा था मेरी मृत्यु के बाद ये कांग्रेस पार्टी का धन है, नेहरू जी को तुम सौंप दे। उनकी बेटी 12 दिन के बाद नेहरू जी के पास गई और वो 35 लाख रुपए देकर के आई। देखिए, उनके पास में उनकी कुल संपत्ति 250 रुपए थी। उनका अपना कोई बंगला बजट नहीं था, एक छोटा सा सामान्य क्वार्टर नामक मकान था। जीवन भर जो व्यक्ति
लाखों रुपए का संग्रह करके पार्टी के कार्यों में, देश के कार्यों में लगाता रहा। स्वयं तपस्वी की भांति अपने जीवन को चलाता रहा। उन्होंने कभी पद नहीं मांगा, उन्होंने कभी सम्मान नहीं मांगा, उन्होंने अपनी प्रसिद्धि के लिए कोई काम नहीं किया, पर उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनका सामर्थ्य, वो इस देश के नेतृत्व करता थे। इसलिए आज देश में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयत्नों से 182 मीटर ऊंची सरदार सरोवर बांध पर उनकी एक प्रतिमा लगी है। इतनी विशालकाय प्रतिमा बनाने के पीछे का एकमात्र उद्देश्य है कि उनका कद जिस योग्यता से परिपूर्ण था, उतना सम्मान उनको मिलना चाहिए। यूं तो देश की आजादी के लिए अनेक लोगों ने, राजनेताओं ने संघर्ष किया, जेल गए। देश की आजादी के बाद में भी उन लोगों ने प्रयत्न करके अपने देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, परंतु ये कुछ चुनिंदा नाम जिनके बारे में हम सब लोग जानते हैं, और भी अनेक नाम हैं। अगर मैं नाम ही नाम लेता रहूं तो 1 घंटा पर केवल नाम लेने में ही लग जाएगा। ऐसे अनाम उत्सर्ग लोग, नाम उत्सर्ग लोग, जिनके प्रयत्नों से भारत माता की आजादी निकट आए, जिनके प्रयत्नों से भारत माता को आजादी प्राप्त हुई, ऐसे सब महापुरुषों को, ऐसे सब राजनेताओं को आज स्मरण कर उन्हें हम श्रद्धांजलि देते हैं। आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में महानायक सुभाष चंद्र बोस के साथ हम इसके 51वें एपिसोड और बाद में 52वें एपिसोड में भारत का विभाजन कैसे हुआ और देश स्वतंत्र कैसे हुआ, उन सब घटनाओं और परिस्थितियों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।